India's largest learning platform. I welcome you all on this platform. So let me introduce you myself. My name is Alok Singh and I have done my MTech in machine design from NIT Kurukshetra, and I have mentored more than 25,000 students in online as well as offline platforms. I have cleared UPPSC Assistant Engineer examination. Apart from that, I have qualified GATE 4 times with top ranks, and over that I have a total teaching experience of more than 5 years. Okay, so this was a brief introduction about myself. So let's start today's session. So yes, before we start today's session, so let me tell you about this code okay app. So what you have to do, first of all, you have to go and download the Unacademy's learning app. So what you will get in this app, है ना? तो इस ऐप में आप लोग देख सकते हो स्पेशल क्लासेस. Here you can watch the special classes and these special classes are free classes, है ना? ये जो है आपके free courses हैं. This comes under the free course. So you don't have to take any subscription या कुछ ऐसा आपको पे करने की जरूरत नहीं है. You can watch these special classes and this special classes will help you a lot. यहाँ पर बहुत से प्रैक्टिस सेशंस आपको मिलेंगे. प्रैक्टिस सेशंस में आपको बहुत सी ढेर सारी नई नई प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं एंड यू विल सी कि बहुत से कोर्स पूरी तरीके से कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो पूरी तरीके से कवर किए गए हैं इन दिस स्पेशल क्लास. इसको अनलॉक करने के लिए आपको कोड यूज करना होगा. सो यू कैन यूज दिस कोड आलोक एस, है ना? आप ये कोड यूज कर सकते हो, इससे आपका स्पेशल क्लास है वो अनलॉक हो जाएगी. ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं. So एक मिनट, let me check this if it is working, है ना? Everything is working fine. Yeah, everything is working fine. Okay. So चलिए, what else you will get? You will get to learn with the top educators of country on this platform. आपको इंडिया के top educators यहाँ पर देखने को मिलेंगे. And after downloading the ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है as GATE and ESC. Okay, so you have to select your goal as GATE and engineering services and there you can see that number of courses are there. बहुत ढेर सारे कोर्सेज हैं, है ना? कुछ रनिंग कोर्सेज होंगे, कुछ अपकमिंग कोर्सेज होंगे और कुछ कंप्लीट हो चुके होंगे. सो जो कंप्लीट हो चुके हैं, अगर सपोज करिए आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो पहले से कंप्लीटेड है, सो यू कैन गो एंड वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आप किसी भी लेक्चर को n नंबर ऑफ टाइम देख सकते हो, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ओके, नाउ कमिंग टू द पेड कोर्सेज. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में फ्री कोर्सेज के बारे में बताया था. सो दोस आर स्पेशल क्लासेस. नाउ कमिंग टू द पेड कोर्सेज, दैट इज प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. सो दिस इज अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन. सो अंडर प्लस सब्सक्रिप्शन आपके पास ऑप्शन है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12, 18 एंड 24 मंथ. सो दीज आर द ऑप्शंस फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, है ना? सो आई विल प्रेफर यू, अगर आप जाना चाहते हो, सो यू कैन गो फॉर 1 ईयर और 1.5 ईयर बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट. बिकॉज अगर आप गेट एग्जामिनेशन की बात करो तो बहुत नियर अराउंड 45 डेज 50 डेज का टाइम है. सो इफ यू वांट यू कैन गो फॉर 1 मंथ और 3 मंथ एंड दिस इज नॉट द फाइनल प्राइसिंग, है ना? ये फाइनल प्राइसिंग नहीं है. यू विल गेट ए डिस्काउंट ऑफ 10%. आपको करना क्या है, बिफोर द पेमेंट यहाँ पर आपको हैव ए रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा. सो देयर यू हैव टू पुट द रेफरल कोड आलोक एस, है ना? So you have to put this referral code to get the discount of 10% and these are the pricing of 1 month and 3 month subscription plan. Okay, and those who are aiming, है ना, जिनका एम है गेट एंड ESC 2021 नेक्स्ट ईयर, है ना, सॉरी 22 जिनका एम है, so they can go for जिनका एम यहाँ पर लिख देता हूँ गेट 22. ओके, सो इफ देयर एनी स्टूडेंट जो अभी इस समय थर्ड ईयर में होंगे, है ना, या अभी सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में एंटर किए होंगे, सो फॉर देम आई विल सजेस्ट दे कैन गो फॉर 1 ईयर और 1.5 ईयर. और जो लोग अभी थर्ड ईयर में एंटर कर रहे होंगे सेकंड ईयर पास करके, सो दे कैन गो फॉर दिस 2 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान. बिकॉज यू विल सी दैट जैसा आपका ड्यूरेशन बढ़ा रहे हो, सो द प्राइसिंग इज लिटिल बिट लेस, है ना? देखो जैसे जैसे आप नीचे आप बढ़ाते जा रहे हो ड्यूरेशन, सो प्राइसिंग इज गोइंग लोअर, है ना? सो देखिए, यू विल गेट दिस 2 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान अंडर दिस प्राइस. कितने में आपको मिल जाएगा? 1650. ओके, सो दिस इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, दिस विल आल्सो हेल्प यू फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन. जो कंपनीज विजिट करेंगे आपके कॉलेज में, वहां पर भी ये हेल्प करेगा. ओके, सो चलिए, तो हो गया आपका प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में. नाउ कमिंग टू द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. अंडर आइकॉनिक आपके पास 1 ईयर एंड 2 ईयर के प्लान्स हैं एंड द प्राइसिंग इज लिटिल बिट हाई एज कंपेयर टू द प्लस सब्सक्रिप्शन. सो दैट मींस यू विल गेट सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आल्सो, है ना? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं.
So here referral code, again you have to use the same referral code Alok S to get the 10% discount, and this 1 year and 2 year plan will you will get in 45,000 something, and this 66,600 में आपको मिलेगा. Okay, so pricing का जो plus के comparison में little bit high है, so देखते हैं उसके बारे में. What are the extra benefits you will get under the iconic subscription? Okay, so in plus subscription you will get India's best educator, interactive live classes will be there, structured courses and PDF will be provided, and the most important thing is the live test and quizzes. आप किसमें अपेयर कर सकते हो? Live test and quizzes में. So आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, these live test and quiz are very important part of your preparation, so that आप अपने प्रिपरेशन को evaluate कर सको, है ना? So all these things are there in the iconic also. Iconic में भी ये सारी की सारी चीजें हैं. Apart from that, few extra things are there like personal coach, personalized test analysis, study planner and preparatory study material. ये कुछ आपको extra benefits मिलेंगे. So आपको study material provide किया जाएगा, and one personal coach will be there who will monitor your preparation. आपकी जो preparation की जो journey है उसको monitor करेंगे. So someone will mentor you, है ना? So ये एक आपको extra benefit मिल रहा है iconic subscription में, but both are good, है ना? दोनों ही अच्छे हैं. You can crack GATE and engineering services with any of these two, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा सेशन. सो आज हम लोग कुछ बेहतरीन प्रॉब्लम करने वाले हैं. सम अमेजिंग प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू सॉल्व इन टुडेज सेशन. सो यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब आपको करना क्या है, यू हैव टू शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स आल्सो, है ना? अपने शेयर ग्रुप में शेयर करिए कॉलेज के. ओके, बिकॉज इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम अमेजिंग प्रॉब्लम्स, है ना? इस सेशन में, सॉरी, इस सेशन में हम लोग कुछ अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. सो चलिए देखते हैं. So let's start with the first problem. Let's start with the first problem. Okay, see this. क्या given है? An L-shaped bar of square cross section with side D means यहाँ पर इसका जो ये होगा, ये square cross section है जिसका side given है D side है ना? D is the dimension. ये है D इसका square की side. चलिए और देखते क्या given है. Is loaded as shown in the figure if the value of normal stress at point A is 0, then the value of x will be. x की किस वैल्यू पर A पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस है वो 0 हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है. ओके, सो आई होप क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा. चलिए इस क्वेश्चन को फिर करते हैं, समझते हैं. फिर से मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, लाइक हाउ टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, है ना? इस प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे. देखिए इस एंड से फिक्स है ना? सो इट इज फिक्स्ड फ्रॉम दिस एंड, दिस इज फिक्स्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एंड, है ना? इस एंड से ये फिक्स है, और यहाँ पे इसके ऊपर लोड एक्ट कर रहा है F. एट द बॉटम पार्ट F लोड इज एक्टिंग, है ना? यहाँ पर आपको क्या लोड एक्ट कर रहा है? दिस इज द F लोड. अच्छा, यहाँ पर क्या गिवन है? अच्छा, ये डिस्टेंस यहाँ तक होगा L/4. सो बट ये मैटर नहीं करता. मैटर क्यों नहीं करता, अभी आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर. So ये मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं इसकी longitudinal axis. This is the longitudinal axis of this horizontal member and this is the longitudinal axis of this vertical part. Now see this. Point A is somewhere here, है ना? Point A कहीं यहाँ पर है. तो so to solve this problem there are two methods, है ना? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड हैं. तो पहले मैं आपको कन्वेंशनल मेथड बताता हूं जो नॉर्मली स्टूडेंट फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको शॉर्टकट अप्रोच बताऊंगा. तो फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए. तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. तो फर्स्ट अप्रोच क्या है? ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम देन एनालाइज दिस प्रॉब्लम. ओके, सो लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम देन. तो अगर आप इस पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. सी, यहां पर आपका फोर्स F है, यहां पर ये आ जाएगा और ये क्लॉकवाइज, तो ये कपल आ जाएगा. कपल कितने का आ जाएगा? ये डिस्टेंस कितना है? सी, ये डिस्टेंस है x, दिस डिस्टेंस इज x. सो Fx का एक कपल आ जाएगा, बेंडिंग कपल. ओके, नाउ अगर आप इस पार्ट का बनाते हो, ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो इसका मैं इधर ड्रॉ कर दे रहा हूं. सो व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल मेंबर, तो यहां पर F लोड आ जाएगा एंड इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन यू कैन सी द कपल इज, द बेंडिंग कपल इज Fx. बेंडिंग कपल आ जाएगा आपका, Fx की वैल्यू आ जाएगी. ओके, सो इसको यहां पर आप अप्लाई कर दो अपोजिट डायरेक्शन से भी, ये रिएक्शन आ जाएगा. फिक्स्ड एंड है ना?
सो ये रिएक्शन आ जाएगा, करेक्ट, वेरी गुड, मिल गया आपको। नाउ दिस पार्ट ए मेंबर कहां पर है, आपका जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट इज समवेयर हियर, कितने डिस्टेंस पर है, मैटर ही नहीं करता, चलिए ले लेते हैं l/4 डिस्टेंस है, एंड ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है आपका 3l/4, गुड, ओके, यहां तक बातें हो गई। अब देखिए दिस पर्टिकुलर मेंबर, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर है, इसको मैं क्या नाम, चलिए रहने ऐसे रहने, हॉरिजॉन्टल मेंबर ही बोलते हैं। सो दिस हॉरिजॉन्टल मेंबर इज सब्जेक्टेड टू a axial force which is constant throughout the length and a bending moment which is also constant throughout the length. Are you getting my point or not? This member is subjected to axial force of constant, है ना, ये जो axial force है that is constant in nature, and this bending moment is also constant throughout the length of this member. So a point चाहे तो यहां पर हो या यहां पर हो या यहां पर हो, कहीं पर भी हो, on the top fiber if a point is anywhere, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए due to this f load there will be a axial stress, there will be axial stress, वो क्या हो जाएगा, f डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, करेक्ट है ना, एरिया हो जाएगा, सॉरी d है ना वहां पर, ये जो डायमेंशन है वो d है, तो f डिवाइडेड बाई एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आपका d स्क्वायर हो जाएगा। अच्छी बात है, यहां तक आ गया। नाउ कैन यू कैलकुलेट द बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इज गिवन बाई m डिवाइडेड बाई द सेक्शन मॉडुलस, बेंडिंग मोमेंट कितना है, बेंडिंग मोमेंट इज fx, सेक्शन मॉडुलस 1 by 6 d cube, स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा 1 by 6 d cube, so you can write bending stress is equals to 6 upon d cube, correct। Now just see the moment, just see the couple, so this couple is सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, कैसा बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, यहां पर सैगिंग हो रहा है, सैगिंग मींस टॉप फाइबर अंडर कंप्रेशन, बॉटम फाइबर अंडर टेंशन। सो इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, अगर आप लोग इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो देखिए कैसे आएगा, सीरीज, अगर आप इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो देखिए किस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले तो मैं एक्सियल स्ट्रेस का ड्रॉ कर देता हूं, सो यहां पर अगर मैं इसका एक्सियल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ कर दूं तो यहां पर आएगा कहीं पर कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिस विल बी द एक्सियल स्ट्रेस, और कितना है वो, चलिए सिग्मा ए पॉजिटिव का है, यहां पर भी पॉजिटिव का होगा सिग्मा ए, करेक्ट। नाउ पॉइंट ए आपका यहां पर कहीं पर है, यहां पर आपका पॉइंट ए है, करेक्ट। नाउ इफ यू ड्रॉ द बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। सो यहां पर आपका जो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, ड्यू टू द सैगिंग बेंडिंग मोमेंट टॉप फाइबर विल बी अंडर कंप्रेशन, टॉप फाइबर किस में होगा, कंप्रेशन में होगा, बॉटम फाइबर टेंशन में होगा, है ना। सो कुछ ऐसे होगा, top fiber top fiber under this one compression and bottom fiber under tension, you can see that, है ना, यही चीज हो रही है यहां पर। so bottom fiber under tension, तो यहां पर आ जाएगा माइनस सिग्मा बी और यहां पर आ जाएगा प्लस सिग्मा बी, करेक्ट। अच्छा अब ये चीज आप हर जगह होगा क्योंकि आपका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ, अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे ना तो एक रेक्टेंगल बनेगा, अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा, तो आप कहीं पर भी बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट कर लो, एवरीवेयर यू विल गेट द सेम बेंडिंग स्ट्रेस, कोई भी क्रॉस सेक्शन आप उठा लो और वहां पर बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट कर लो, है ना। सो ये पॉजिटिव में आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगा और ये वैल्यू होगी fx, ये वैल्यू भी होगी fx। सो वेदर ए पॉइंट आपका यहां पर हो या यहां पर हो या यहां पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल गेट द सेम आंसर, आपका आंसर सेम आएगा, गुड। अच्छा अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए पॉइंट पे जो स्ट्रेस है वो जीरो है, तब x की वैल्यू क्या होगी, तो चलिए, तो ए पॉइंट पे स्ट्रेस कितना लग रहा है जरा बताइए, ए पॉइंट पे जो स्ट्रेस है, एक तो आपका एक्सियल स्ट्रेस है पॉजिटिव का, दूसरा आपका बेंडिंग स्ट्रेस है निगेटिव का, इन दोनों का समेशन कर लो, तो f डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 6fx अपॉन डी क्यूब इक्वल्स टू 0, यही तो है ना। देखिए 6fx अपॉन डी क्यूब और ये f अपॉन डी स्क्वायर आ गया, ओके। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए ये बचेगा 6x डिवाइडेड बाई d इक्वल्स टू 1,
तो यहां से आपको x मिल जाएगा d डिवाइडेड बाई 6। तो जब x की वैल्यू कितनी होगी, d बाई 6 होगी, उस केस में a पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। a पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो जीरो हो जाएगा। तो उसके लिए ये जो x है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, d बाई 6। तो दैट इज गिवन इन ऑप्शन डी। इज इट क्लियर, समझ में आया? ओके सो इस केस में पॉइंट आपका यहां पर हो, यहां पर हो या यहां पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट एनी पॉइंट यू विल गेट द सेम आंसर। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? ये बात, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। गुड, चलिए फिर इसको देखते हैं, है ना? सो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है, नाउ सी दिस। नाउ व्हाट इज द सेकंड अप्रोच? सेकंड अप्रोच क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सेकंड अप्रोच क्या है? और वो शॉर्टकट अप्रोच है। सेकंड अप्रोच इज द शॉर्टकट अप्रोच, और उससे आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। देखिए क्या करना है आपको, यहां पर ये आपका मेंबर है, ओके सो मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, ये हो गया फोर्स F, दिस इज द फोर्स F। और ये आपका एंड जो था वो फिक्स्ड एंड था, है ना? दिस एंड वाज योर फिक्स्ड एंड। गुड, चलिए भाई इसको फिक्स्ड एंड कर देते हैं। ओके अब देखिए, नाउ दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द हॉरिजॉन्टल मेंबर। ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये वाली लाइन हो गई, है ना? एक मिनट मार्कर से कर देते हैं। सो ये लाइन होगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और ये हो गया आपका फोर्स। बोथ आर पैरेलल। सो ऐसे लोड्स को हम बोलते हैं, अगर आपका फोर्स जो है पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, सो दैट लोड इज कॉल्ड एज एसेंट्रिक axial load. That load is called as eccentric axial load, and due to eccentric axial load one bending moment will come and one axial force will come. एक बेंडिंग मोमेंट आएगा और एक एक्सियल फोर्स आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस और एक्सियल फोर्स की वजह से एक्सियल स्ट्रेस। तो चलिए सिग्मा टॉप लिख लो और सिग्मा बॉटम लिख लो, सिग्मा बॉटम। तो जब आप सिग्मा टॉप पे फाइंड आउट करोगे तो एक्सियल स्ट्रेस यहां पर भी पॉजिटिव होगा और यहां पर भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये टेंसाइल नेचर का है। अब यहां पर देखो सिग्मा ए यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है, सो दैट्स व्हाई आप सिंपली ये लिख दो, ठीक है? अब देखो बेंडिंग स्ट्रेस एक जगह पॉजिटिव होगा और एक जगह नेगेटिव होगा। सो हाउ टू डिसाइड दैट? कैसे ये चीज कैसे डिसाइड करें कि बेंडिंग कहां पर पॉजिटिव होनी, कहां पर नेगेटिव होनी है? सी द लोड, दिस लोड इज नियर टू द टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर। समझ में आ रही बात? सो ये जो लोड है, दिस लोड इज नियर टू द बॉटम फाइबर, सो दैट मींस बॉटम फाइबर पर स्ट्रेसेस मैक्सिमम होंगे। तो उसको मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेंडिंग स्ट्रेस ऐड कर दो और यहां पर सबट्रैक्ट कर दो। ओके सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, यू हैव टू मैक्सिमाइज द स्ट्रेस एट ए फाइबर which is nearer to the load। लोड के जो पास में फाइबर है उसके ऊपर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम कर दो। ओके चलिए यहां तक बात हो गई। नाउ सी दिस, अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, अगर आप ये बोलो कि सर अगर इसको मैंने कंप्रेसिव कर दिया होता तब आपका क्या आंसर होता? अच्छा अगर आप इसको कंप्रेसिव कर दोगे, सो नाउ टेल मी एक्सियल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? नाउ टेल मी व्हाट विल बिकम टू द व्हाट विल हैपन टू द एक्सियल स्ट्रेस? एक्सियल स्ट्रेस तो आपका नेगेटिव हो जाएगा ना। अब आपका एक्सियल स्ट्रेस नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात हो रही है। नाउ दिस फोर्स F इज नियर टू द बॉटम फाइबर, बॉटम के पास में है, ठीक है? अब बॉटम को मैक्सिमाइज करना है, तो बॉटम को मैक्सिमाइज करने के लिए यहां पर ऐड करना चाहिए या सबट्रैक्ट? देखो जब भी मैं बोलता हूं मैक्सिमाइज, सो दैट मींस आपको मैग्नीट्यूड चेक करना है। ओके सो माइनस सिग्मा ए पहले से है, इसमें माइनस सिग्मा बी कर दीजिए तो मैग्नीट्यूड माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे। तो अगर यहां पर माइनस आ गया तो यहां पर ऑटोमेटिक आपका प्लस आ जाएगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, you have to maximize the stresses at a fiber which is nearer to the applied load। अब ऐसे केस में अब आपको फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हो क्योंकि आपको पता है एक्सियल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, तो टॉप और बॉटम दोनों पे सेम होगा। बचा बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस आप डिसाइड करोगे कि एक्सियल स्ट्रेस का साइन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप मैक्सिमाइज कर दो वहां पर जिस फाइबर के पास ये लोड एक्ट कर रहा है। क्लियर? सो यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। अब सिंपली है ना, बस आपको वही करना है। आपको ए पॉइंट का मिल गया प्लस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। ओके सो ये है शॉर्टकट अप्रोच, दिस इज द शॉर्टकट अप्रोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है ना? सो जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट एंड दोज जो अभी ज्वाइन हुए हैं, सो
So please share the link of this video with your friends also so that they can also get the benefits, है ना. So इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप लोग. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. A rectangular cross section beam of width 20 centimeter, width दिया हुआ है कितना भाई 20 centimeter width है. Depth is given as 40 centimeter, depth दिया हुआ है 40 centimeter. Is subjected to a bending moment m, ये जो bending moment लग रहा है m, that is 220 kilonewton meter, 220 kilonewton meter, and a uniform axial load of P equals to 250 kilonewton. एक तो एक्सियल लोड लग रहा है और एक आपका बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है. जैसा अभी आपने पिछले केस में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया था, ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन, बट यहां पर कुछ और चीज आपसे पूछी गई है. क्या पूछा गया है? इफ y is measured from the longitudinal axis, अगर आप y को कहां से मेजर करते हो? फ्रॉम द longitudinal axis, फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है? The normal stress will be zero at a distance. Okay, so normal stress आपका जीरो कहां पर होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस मींस एक्सियल प्लस बेंडिंग, दोनों नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर आते हैं. सो बेसिकली आपको दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है कि एक्सियल का कॉम्बिनेशन और बेंडिंग का कॉम्बिनेशन कहां पर जीरो हो रहा है. ओके, सो तो इसको स्टार्ट कैसे करें? तो देखिए पहला काम क्या है, फर्स्ट फाइंड आउट द स्ट्रेसेस, कि कौन कौन से स्ट्रेसेस ऐड कर रहे हैं. एक तो बेंडिंग स्ट्रेस होगा, दूसरा एक्सियल स्ट्रेस. नाउ कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एक्सियल स्ट्रेस एंड द बेंडिंग स्ट्रेस. समझ में आई बात? तो यहां से आप एक्सियल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लो. तो एक्सियल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? एक्सियल स्ट्रेस इक्वल्स टू द लोड अपॉन एरिया, है ना. देखिए लोड कितना ऐड कर रहा है? लोड इज 250 किलो न्यूटन. So 250 into 10 to the power 3, 250 किलोन्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया. तो एरिया है 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर. तो अगर मैं मिलीमीटर में लिखूं तो इसको 200 लिख सकता हूं और इसको 400 मिलीमीटर में, सो दैट आपका आंसर मेगा पास्कल में आ जाए, है ना, ताकि आपका आंसर किस में आ जाए? मेगा पास्कल में. तो यहां से जब आप इन वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे तो कितना होगा? देखिए 250 इंटू यहां पर मैंने कर दिया 1000 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइड बाय 400, तो यहां से 3.125 ये वैल्यू आ जाएगी 3.125 मेगा पास्कल, 3.125 मेगा पास्कल. करेक्ट, ये हो गया आपका एक्सियल स्ट्रेस. दिस इज योर एक्सियल स्ट्रेस. नाउ इफ यू कैलकुलेट द बेंडिंग स्ट्रेस, सो दैट इज गिवन बाय m डिवाइडेड बाय ZNA. बेंडिंग मोमेंट कितना गिवन है? 220 किलो न्यूटन मीटर. So 220 into 10 to the power 6 न्यूटन मिलीमीटर, न्यूटन मिलीमीटर, है ना. तो ये जो किलो न्यूटन मीटर है ये हो जाएगा न्यूटन मिलीमीटर में 10 to the power 6 मल्टीप्लाई करना है. देन दिस डिवाइडेड बाय 1 by 6 BD स्क्वायर. 1 by 6 विड्थ कितनी है? 200 और डेप्थ कितनी है? 400. इसका स्क्वायर कर लीजिए, यू विल गेट द बेंडिंग स्ट्रेस. तो देखिए कितना है बेंडिंग स्ट्रेस. सो 220 इंटू 6 कर देते हैं. सो 220 इंटू 6 मैंने कर दिया, डिवाइडेड बाई 200 हो गया, एंड देन डिवाइडेड बाई 400 का स्क्वायर कर देते हैं. सो 41 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना. यू विल गेट 41.25 मेगा पास्कल. ओके, सो दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस. गुड. नाउ ड्रॉ द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, है ना. इसका हम लोग क्या करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. तो अगर आप इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो देखिए कैसे आएगा. सी, जो आपका एक्सियल स्ट्रेस है, सो द एक्सियल स्ट्रेस इज टेंसाइल. एक्सियल स्ट्रेस कैसा है आपका? टेंसाइल है. तो टेंसाइल एक्सियल स्ट्रेस है तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. दिस विल बी द टेंसाइल एक्सियल स्ट्रेस. ये हो गया आपका टेंसाइल एक्सियल स्ट्रेस. टेंसाइल, it is also tensile, it is also tensile, ये हो गया. Okay, this is the axial stress. Now see the bending stress. Bending. Now tell me one thing. This bending stress, यहां पर भी आपको sagging नजर आ रहा है ना. sagging, sagging means आपका bending जो होगी कुछ इस तरीके से होगी. bending जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी. So you can see that top fiber is under compression. top fiber compression में है, bottom fiber tension में है. So यहां पर जब आप distribution draw करोगे तो टॉप फाइबर कंप्रेशन एंड बॉटम फाइबर टेंशन, बॉटम टेंशन में कर देते हैं एंड टॉप को कर देते हैं कंप्रेशन में. गुड. चलिए, अच्छा y आप कहां से कैलकुलेट कर रहे हो? यहां से ऊपर आप y कैलकुलेट कर रहे हो. सो यहां पर जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा वो पॉजिटिव का होगा.
ओके, और यहां पर जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा वो निगेटिव होगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आपको नजर आ रही है यहां पे ना, तो इसके नीचे है ना, इसके नीचे बेंडिंग स्ट्रेस कैसा होगा? पॉजिटिव। बेंडिंग स्ट्रेस विल बी पॉजिटिव बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। एंड हियर इफ यू सी इन दिस केस, यहां पर तो पूरा पॉजिटिव है, तो y नीचे आने का तो सवाल ही नहीं उठता। जीरो नीचे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो ऐड होंगे तो जीरो तो बनेगा नहीं। ओके, तो इसका मतलब देखिए, ये आंसर तो हो नहीं सकता, निगेटिव है। बहुत बच्चे जल्दी जल्दी में जीरो मार देंगे। देखो, जीरो तब आंसर होता अगर आपका एक्सियल स्ट्रेस नहीं लग रहा होता या एक्सियल लोड एक्ट नहीं कर रहा होता, देन जीरो विल बी योर आंसर। क्योंकि आपको पता है दैट बेंडिंग स्ट्रेस बिकम्स जीरो एट द न्यूट्रल एक्सिस। बट यहां पर बेंडिंग के साथ साथ क्या क्या चीजें हैं? देखो, आपको नॉर्मल स्ट्रेस पूछा है, बेंडिंग स्ट्रेस नहीं पूछा है। नॉर्मल स्ट्रेस में आपका एक्सियल बेंडिंग दोनों आता है ना? अगर सिर्फ बेंडिंग पूछा होता तब आपका आंसर होता y इक्वल्स टू जीरो। बट यहां पर क्वेश्चन में नॉर्मल स्ट्रेस पूछा है, तो अंडर नॉर्मल स्ट्रेस एक्सियल भी आता है आपका और आपका बेंडिंग भी आता है। गुड, चलिए, तो यहां से तो आप एक बात फाइंड आउट, ये बात देखो, एक्सियल स्ट्रेस कितना है आपका? योर एक्सियल स्ट्रेस वैल्यू इज 3.125 मेगापास्कल, ये है ना? तो जहां पर आपका बेंडिंग स्ट्रेस की ये वैल्यू हो जाएगी -3.125 मेगापास्कल, वहीं पर तो जीरो होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? है ना? सो अगर आप ये लोकेशन फाइंड आउट कर लो, कौन सी लोकेशन? ये लोकेशन y, जहां पर बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू -3.125 मेगापास्कल है, वहीं पर होगा आपका। तो यू नो दैट बेंडिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है। सो यहां से हमें एक रिलेशन मिलती है। फ्रॉम हियर वी गेट द रिलेशन दैट सिग्मा b इक्वल्स टू सिग्मा b मैक्सिमम y बाई y मैक्स। ये रिलेशन हमें पता है, y बाई y मैक्स। ओके, सो बेंडिंग स्ट्रेस कितना है? -3.125, दिस इक्वल्स टू सिग्मा बी मैक्सिमम। यहां पर सिग्मा बी कितना है देखिए, माइनस में 41.25, 41.25, तो यहां पर -41.25 पुट करिए, दैट इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन द नेगेटिव साइड। y, ये आपको फाइंड आउट करना है। y मैक्सिमम कितना होगा? y मैक्सिमम मींस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस विल बी y मैक्सिमम। यू नो दैट जो टोटल डेप्थ है क्वेश्चन में वो गिवन है ना, टोटल डेप्थ कितनी गिवन है? 400 मिलीमीटर, तो हाफ डेप्थ कितनी हो जाएगी? 200, है ना? सो ये y मैक्स हो जाएगा 200। तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल लो, देखो कितनी आएगी? 41, इसको 200 से मैंने डिवाइड कर दिया, एंड देन 3.125 को इससे डिवाइड कर देते हैं, तो 15.15। तो यहां से आपकी जो y की वैल्यू आएगी दैट विल बी 15.15 मेगा पास्कल, 15.15 मेगा पास्कल, ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना? सो दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है ये? ऑप्शन डी, दैट इज 15.15 मिलीमीटर। इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को? ओके, सो यहां पर क्या करना था, जस्ट सी फर्स्ट गो थ्रू द गिवन डेटा। गिवन डेटा देखो क्या क्या लग रहा है इसके ऊपर, एक एक्सियल स्ट्रेस लग रहा है और एक बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है। यू नो दैट एक्सियल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और बेंडिंग स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लीनियर होता है। ओके, सो बेंडिंग स्ट्रेस का एक्सियल स्ट्रेस फाइंड आउट कर लो, फाइंड आउट द बेंडिंग स्ट्रेस, ड्रॉ द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, एंड फ्रॉम हियर यू कैन गेट द आंसर। बात समझ में आई? अब देखिए, अगर आप ये बोलोगे कि सर इसका डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाइए, कैसे हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? तो देखिए, ये हो जाएगा आपका मेंबर, यहां पर ये हो गया, ओके, यहां पर आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, एट दिस पॉइंट दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ओके, नाउ आई विल ड्रॉ द नॉर्मल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो एट सम पॉइंट इट इज बिकमिंग जीरो ना, यहां पर जीरो हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो नहीं होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे कुछ आएगी वैल्यू, और ऊपर की तरफ ये लगा दो कंप्रेसिव, ये कंप्रेसिव, ये कंप्रेसिव, दिस इज टेंसाइल, दिस इज टेंसाइल, दिस इज टेंसाइल, एंड दिस इज आल्सो टेंसाइल। तो बॉटम पर कितना हो जाएगा? बॉटम पर ये कितना था? 41.25, इसमें ऐड कर दीजिए 3.125, ये बॉटम पर आ जाएगा। सो 41.25, लेट मी चेक, 41.25 प्लस 3.125, ये वैल्यू आ जाएगी 44.375, ये वैल्यू आ जाएगी 44.375 मेगा पास्कल, और न्यूट्रल एक्सिस पे आ जाएगा 3.125 मेगा पास्कल।
और टॉप पर आ जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा 41.25, इसमें मैंने माइनस कर दिया 3.125, तो ये आ जाएगा 38 समथिंग, है ना। सो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 38.125 मेगा पास्कल। सो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें कंबाइंड है ना, इसमें एक्सियल भी आ गया है, यू हैव गॉट बेंडिंग आल्सो, तो यहाँ पर एक्सियल स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस दोनों के एक साथ कंबाइन करके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया गया। इज इट क्लियर, बात समझ में आई? सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन, है ना, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी को, गुड, है ना। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहां पर ये आंसर आ गया था आपका 15.15। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए पहले पढ़ते हैं इसको, है ना, आराम से पढ़िए, एक एक डेटा देखिए क्या गिवन है और हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है, फिर देखते हैं। So what is given? A 40 millimeter diameter rod is subjected to a torque of 0.14 pi kilonewton meter and a tensile force, ये थोड़ा सा डेटा में यहाँ गड़बड़ी है, इसको ये 0 पॉइंट नहीं होगा, ये 25 पाई होगा, ओके, and a tensile force P equals to 25 p kilonewton. This is given. Now the maximum tensile stress in megapascal, induced in the rod is, कितना इंड्यूस होगा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को पहले तो फ्रेम करते हैं, इसके फिगर देखते हैं, है ना, इसके एक फिगर ड्रॉ करते हैं और जो चीजें गिवन है वो अप्लाई करते हैं, तब हमें एक आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, जल्दी जल्दी में नहीं करना है। देखिए एक तो लग रहा है एक्सियल लोड P, दूसरा क्या लग रहा है, देयर इज ए टॉर्क T आल्सो, देयर इज ए टॉर्क T, so torque T is acting and P load is acting, and what they are asking maximum tensile stress कितना होगा इस बार के अंदर, ओके। सो देखिए एक चीज देखते हैं पहले तो यहां पर ये जो मेंबर है ये कंबाइंड लोडिंग के अंदर है, कंबाइंड लोडिंग का मतलब नॉर्मल भी लग रहा है और शेयर भी लग रहा है। तो फर्स्ट फाइंड आउट द टू स्ट्रेसेस व्हिच आर एक्टिंग, एक आपका एक्सियल स्ट्रेस लग रहा है उसको फाइंड आउट करिए, एक आपका टॉर्सनल शियर स्ट्रेस लग रहा है उसको फाइंड आउट करिए। सो एक्सियल स्ट्रेस सिग्मा ए, एक्सियल स्ट्रेस सिग्मा ए कितना हो जाएगा, that will be P divided by A, load divided by the area, load कितना है, see 25 pi, so the load is 25 into pi into 10 to the power 3 करोगे इतना न्यूटन हो जाएगा, डिवाइडेड बाई pi by 4 d स्क्वायर, ये हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर में। सो यहां से आपका एक्सियल स्ट्रेस आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,000 इंटू 4 कर देते हैं एंड डिवाइडेड बाई 40 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 62.5 मेगा पास्कल ये हो जाएगा आपका एक्सियल स्ट्रेस। अब बहुत लोग क्या करेंगे, देखेंगे अरे ये तो पहला ऑप्शन में ही दिया हुआ है, टिक कर देते हैं, नो, अगर सिर्फ एक्सियल स्ट्रेस एक्सियल फोर्स होता P, देन 62.5 विल बी योर आंसर, तब आपका आंसर हो जाता 62.5, बट हियर इट इज ए केस ऑफ कंबाइंड लोडिंग कंडीशन, यहां पर क्या है, कंबाइंड लोडिंग कंडीशन है, टॉर्क T भी एक्ट कर रहा है। सो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका देखिए अगर आपका टॉर्क T भी यहां पर एक्ट कर रहा है तो आपको टॉर्सनल शियर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड आउट टॉर्सनल shear stress, you have to find out torsional shear stress tau, that is given by T divided by ZP। तो टॉर्क कितना गिवन है 0.14 पाई, 0.14 पाई इंटू 10 टू द पावर 6 कर देंगे तो न्यूटन मिलीमीटर में आ जाएगा, है ना, किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन मिलीमीटर करना है तो 10 टू द पावर 6 कर दो, और ZP क्या हो जाएगा, दैट इज द पोलर सेक्शन मॉडुलस पाई बाई 16 d क्यूब। ये फाइंड आउट कर लीजिए कि शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है ना, तो ये फाइंड आउट करोगे तो 0.14 E6 हो जाएगा, इंटू 16 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 40 का मैं कर दे रहा हूं यहाँ पर क्यूब, तो ये आ जाएगा 35 मेगा पास्कल, यहाँ पर मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा, न्यूटन मिलीमीटर अपॉन मिलीमीटर क्यूब तो न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर हो गया मेगा पास्कल, तो ये हो गया 35 मेगा पास्कल, गुड। तो शियर स्ट्रेस आ गया आपका 35 मेगा पास्कल और एक्सियल स्ट्रेस आ गया आपका 62.5 मेगापास्कल, करेक्ट। तो अब क्या करते हैं,
चलिए इस प्रॉब्लम को मैं और अच्छे से आप समझाता हूं। सो यहां पर आप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ कर लो। सो एक तो आपका एक्सियल स्ट्रेस है। सो ऑन द एक्सियल स्ट्रेस कैसा है, टेंसाइल। तो एक्सियल स्ट्रेस यूनिफॉर्म होता है, यू नो दैट। सो दिस विल बी द एक्सियल स्ट्रेस। ये हो जाएगा एक्सियल स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेस सपोज दिस इज पॉइंट ए और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर यहां पर एक पॉइंट बी आ जाएगा, यहां पर पॉइंट सी आ जाएगा। ये मैंने यहां पर कर दिया, करेक्ट। नाउ यहां पर जब आप ड्रॉ करोगे सीरीज, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल प्लेन में होता है ना, सेम प्लेन में तो होता नहीं है। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपका प्रोफाइल प्लेन में आएगा। एक बार फिर से मैं इसको करता हूं, यस। सो ये हो जाएगा आपका, यहां से ये गया और ये वैल्यू हो गई, ये गया यहां से, इसको कर देते हैं एंड दिस इज दिस वैल्यू, ओके। सो ये हो जाएगा टाउ, ये हो जाएगा टाउ। नाउ इफ दिस इज योर पॉइंट ए, ये हो गया सेंटर पे आपका पॉइंट बी, यहां पर हो गया आपका पॉइंट सी। नाउ कैन यू टेल मी विच पॉइंट इज द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट की बात करूं मैं, सो क्रिटिकल पॉइंट मींस जहां पर आपका नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों मैक्सिमम हो। तो बी पॉइंट अगर आप देखोगे तो बी पॉइंट पर सिर्फ एक्सियल स्ट्रेस है और शियर स्ट्रेस जीरो है। बट अगर आप ए पॉइंट या सी पॉइंट देखो तो यहां पर एक्सियल स्ट्रेस भी मैक्सिमम है और शियर स्ट्रेस भी मैक्सिमम है। तो मैं ए पॉइंट लिख रहा हूं, ए और सी दोनों के लिए सेम स्टेट ऑफ स्ट्रेस ही बनेगी एंड बोथ आर क्रिटिकल पॉइंट। दोनों के दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट है, करेक्ट। तो यहां पर देखिए दोनों के दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट हैं। सी ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये यहां पे चला गया एंड हियर दिस विल कम टू दिस, ये यहां पर आ जाएगा, ओके। और ये वैल्यू हो जाएगी टाउ की, ये वैल्यू हो जाएगी टाउ की और ये हो जाएगा एक्सियल स्ट्रेस। दिस विल बी द एक्सियल स्ट्रेस। आपके पास दोनों की वैल्यूज हैं, करेक्ट। आपसे पूछा गया है, क्या गया है क्वेश्चन में, पूछा गया है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आपसे पूछ रहा है, ओके। सो ये चीज आपने यहां तक ड्रॉ कर लिया। नाउ यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन। आप ये एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो, दैट सिग्मा 1, 2 दैट इज गिवन बाय 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट सिग्मा x प्लस सिग्मा y। यहां पर ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको क्लोज करते हैं। देन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ओके। सो नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, ये जो वैल्यूज हैं इनको पुट करो जरा। सो 1/2 सिग्मा x कितना है, सिग्मा x मीन सिग्मा a आपका आपने निकाला था 62.5। सो पुट दिस वैल्यू 62.5 प्लस माइनस, क्योंकि y तो जीरो हो जाएगा, देन अगेन 62.5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 35 का स्क्वायर, यहां पर कर दीजिए अंडर रूट और ये आ जाएगा यहां से आपका बोथ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, सिग्मा 1 आ जाएगा और सिग्मा 2 आ जाएगा। सिग्मा 1 के लिए प्लस साइन ले लीजिए। सो 4 इंटू 35 का स्क्वायर प्लस 62.5 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दिस आंसर। तो ये आ जाएगा यहां पर, एक मिनट, इसको सिग्मा 1 2 के फॉर्म में भी लिख देता हूं 1, 2। सो दैट इज 1/2 इनसाइड दिस ब्रैकेट 62.5 प्लस माइनस 93.84। तो जब आप प्लस साइन करोगे तो सिग्मा 1 आ जाएगा। सिग्मा 1 के लिए 62.5 डिवाइडेड बाई 2, तो सिग्मा 1 आ गया आपका 78.17 मेगा पास्कल। और अगर आपसे सिग्मा 2 निकालना होगा तो सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, 62.5 माइनस 93.84 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15.67 मेगा पास्कल। बट आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। तो दिस विल बी द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। ये हो जाएगा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, करेक्ट। ये हो जाएगा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। सो दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी। अच्छा, इसको अगर आप स्मार्ट वे से सॉल्व करोगे ना तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी, जब आपने एक्सियल स्ट्रेस निकाला और वो आ गया 62.5 मेगा पास्कल, तो जो आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस है ना, कंबाइंड लोडिंग अगर कंडीशन है, तो अगर कंबाइंड नहीं होती, यूनी एक्सियल लोड होता, तब आपका आंसर यही होता। बट अगर कंबाइंड लोडिंग कंडीशन है तो आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस इससे ज्यादा आएगा। और इससे ज्यादा आप देखोगे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन तो छोटे हैं, ये दोनों ऑप्शन तो 62.5 से छोटे हैं, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। आप एक्सियल स्ट्रेस निकालो और ऑप्शन में देखो, बस एक ही ऑप्शन है जो एक्सियल स्ट्रेस से ज्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। तो क्वेश्चन हमसे पूछा था मैक्सिमम टेंसाइल,
और अगर यहीं पर हमसे मैक्सिमम कंप्रेसिव पूछा होता तो हमारा आंसर होता ये। मैक्सिमम कंप्रेसिव अगर पूछा होता हमारा आंसर हो जाता ये। अब बताइए अगर टाउ मैक्सिमम पूछा होता, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज हमेशा समझा करो। क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन मेगापास्कल इंड्यूस्ड इन द बार। अगर आपसे बार पे पूछा है इन द बार मतलब इनसाइड दैट बार, वो कहीं पर भी हो सकता है। बट अगर यहां पर इनसाइड दिस रॉड, सॉरी रॉड में यहां पे है, अगर रॉड के बजाय लिखा होता ऑन दिस क्रॉस सेक्शन, तब आपका आंसर ये हो जाता, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन पर तो मैक्सिमम यही है 62.5, बट इन दिस रॉड किसी भी क्रॉस सेक्शन पर हो सकता है वो, है ना। इसीलिए मैंने क्या बोला, क्या निकालना आपको? प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस इन द मेंबर, क्रॉस सेक्शन पे नहीं, पूरे मेंबर में। वो हो सकता है कि वही क्रॉस सेक्शन हो जो कि पूरे मेंबर में मैक्सिमम हो, तो बात अलग है। ओके, सो अगर यहां पर टाउ मैक्सिमम पूछा होता तब आप क्या करते? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, तो ये वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए कितनी आएगी। 78.17, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15.67 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आ जाएगी 46.9 मेगा पास्कल। अब देखिए ये जो आपने टाउ मैक्स निकाला ये किससे ज्यादा है? 35 से ज्यादा है ना, तो ये इससे भी ज्यादा आएगा। ओके, तो रिमेंबर दिस थिंग, whenever the case is combined loading condition, जब भी आपका combined loading condition होगा तो जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा मैक्सिमम, वो एक्सियल से ज्यादा आएगा, और ये जो शेयर स्ट्रेस होता है, ये जो आप यहां पर निकालते हो टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस, इससे ज्यादा आएगा आपका टाउ मैक्सिमम की वैल्यू। करेक्ट। सो अगर आपसे टाउ मैक्सिमम पूछा होता तब आपका आंसर हो जाता 46.9 मेगा पास्कल या 47 मेगा पास्कल। करेक्ट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन, क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, है ना। सो चलिए ऐसे ही और कुछ जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इस सेशन में। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4, है ना। चलिए गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द क्वेश्चन, आराम से एक बार क्वेश्चन पढ़िए समझिए, है ना। तो चलिए मैं भी पढ़ता हूं साथ में आपके। A cantilever beam of rectangular cross section is loaded with a uniformly distributed load of intensity 10 kilonewton per meter along its entire length of 1 meter. Okay, the radius of Mohr circle for the state of stress of point P is, अच्छा तो हमें क्या निकालना है? मोहर सर्किल की रेडियस कहां पर? इस पॉइंट पे, ये जो P पॉइंट है इसके लिए मोहर सर्कल क्या बनेगा और उसकी रेडियस क्या होगी, वो हमसे पूछा गया है। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो पहले तो ये देखो क्या है, कैंटिलीवर बीम है ना। ऑन दिस कैंटिलीवर बीम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज देयर। ओके, तो पहले तो ये फाइंड आउट करो कि P पॉइंट पे स्ट्रेसेस कौन कौन से हैं, है ना। पहले तो ये फाइंड आउट करो कि P पॉइंट पे स्ट्रेसेस कौन से हैं, उसके बाद तो आप, उसके बाद ही तो बना सकते हो मोर सर्किल, है ना। तो आपको क्या करना है, सी दिस, सो यहां पर मैं एक कैंटिलीवर बीम ड्रॉ कर रहा हूं। सो ऑन दिस कैंटिलीवर बीम आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन, है ना, ये मैं वैल्यू यहां पर ले रहा हूं। ठीक है, चलिए कितना है ये? 10 किलो न्यूटन पर मीटर। दिस लोड इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है। अच्छा, व्हाट विल बी द टोटल लोड? नेट लोड कितना हो जाएगा? 1 मीटर की अगर ये बीम है तो 10 किलो न्यूटन का नेट लोड आ जाएगा। यहां पर रिएक्शन कितना आ जाएगा? रिएक्शन विल बी 10 किलो न्यूटन, और ये जो मोमेंट रिएक्शन आ जाएगा 10 इंटू 0.5, ये डिस्टेंस 0.5 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 0.5, तो ये हो जाएगा 5 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो अगर आप इसका वो ड्रॉ कर देते हो, है ना, इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द shear force diagram and bending moment diagram, shear force diagram and bending moment diagram, then you can see this। देखो ये shear force diagram पहले तो मैं ड्रॉ करता हूं। सो अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, दैट मींस रेक्टेंगुलर लोडिंग है, तो shear force diagram क्या बनेगा? ट्रायंगल, वन ऑर्डर मोर देन द लोडिंग डायग्राम। सो ये ट्रायंगुलर शेप में आ जाएगा। दिस इज 10, अगर इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं A, दिस इज B, ये एंड आपका A एंड हो गया, ये एंड आपका B हो गया, दिस इज पॉजिटिव shear force डायग्राम। सिमिलरली जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो जाएगा? यहां पर कितनी वैल्यू? 5, एंड एट द एंड इट विल बिकम 0, यहां पर तो इसको 0 बनना है। कैसे बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। 5 किलो न्यूटन मीटर, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, माइनस ये हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
ओके, तो एसएफडी बीएमडी चैप्टर में हम लोगों ने बहुत ही जबरदस्त एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ किया था हम लोगों ने। ओके, सो वहां पर आप जाके देख सकते हो कि क्या सॉलिड अप्रोच होता है टू ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विद इन फ्यू मिनट्स, है ना, विद इन फ्यू सेकंड्स, विल से विद इन फ्यू सेकंड्स हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो पैराबोलिक हो या डिस्ट्रीब्यूट लोडिंग कैसे भी हो, कैसी भी लोडिंग हो, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि इंक्रीजिंग स्लोप लेना है या डिक्रीजिंग स्लोप लेना, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द एसएफडी एंड बीएमडी चैप्टर। ठीक है, ओके, सो आपका जो पी पॉइंट है वो कहां पर है, यहां पर है, मिड स्पैन ऑफ दिस बीम, करेक्ट। सो यहां पर जब आप यहां पर देखोगे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बी 5 किलो न्यूटन, है ना। सो अगर ये 10 किलो न्यूटन है तो सेंटर पर कितना हो जाएगा, लीनियरली कम हो रहा है ना, सो दैट विल बी 5 किलो न्यूटन। ओके, नाउ टेल मी, डू वी नीड टू फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट आल्सो, क्या बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग स्ट्रेस की जरूरत है क्या, देखिए उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, सी दिस, अगर आप ये ड्रॉ करोगे, सपोज यू आर, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया ना, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने हर एक लेक्चर में जितना भी टॉपिक्स मैंने कवर किया है, सारा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कवर कराया है क्लास में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप जाके लेक्चर देख सकते हो, है ना। चलिए, तो यहां पर जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करोगे, सपोज करिए आप इसका पहले बेंडिंग स्ट्रेस का देखते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस निगेटिव, निगेटिव का मतलब हॉगिंग, निगेटिव मींस हॉगिंग, एंड हॉगिंग मींस टॉप फाइबर अंडर, टॉप फाइबर अंडर टेंशन। हॉगिंग का मतलब क्या होता है, टॉप फाइबर अंडर टेंशन, बॉटम फाइबर अंडर कंप्रेशन। ये तो हो गया बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, तो पी पॉइंट आपका कहां पर है, बीच में है, न्यूट्रल एक्सिस पर है, तो पी पॉइंट पर क्या बेंडिंग स्ट्रेस एक्ट करेगा, नहीं करेगा। ओके, सो एट पॉइंट पी द बेंडिंग स्ट्रेस विल बी जीरो। आप यहां से देख सकते हो, फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन सी, फ्रॉम दिस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम यू कैन सी कि पी पॉइंट आपका जहां पर है न्यूट्रल एक्सिस पे, वहां पर बेंडिंग स्ट्रेस हो गया जीरो ना। अब बचा क्या, अब बचा आपके पास शियर स्ट्रेस। नाउ यू आर लेफ्ट विद द शियर स्ट्रेस। सो यू नो दैट शियर स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, अब ये टॉर्सनल शियर स्ट्रेस नहीं है, दिस इज डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, एंड यू नो दैट कि जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पैराबोलिक होता है, एंड मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, मैक्सिमम, एंड जीरो एट द एक्सट्रीम फाइबर। जहां पर बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होता है वहां पर ये शियर स्ट्रेस जीरो हो जाता है, जहां पर ये जीरो हो रहा है बेंडिंग स्ट्रेस, वहां पर ये मैक्सिमम दिख रहा है आपको, करेक्ट। तो ये बात हो गई यहां पर। चलिए इसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। सो नाउ हाउ टू गेट दिस वैल्यू टाउ मैक्स, तो ये जो टाउ मैक्सिमम है दिस इज गिवन बाय k इनटू टाउ एवरेज। अच्छा, अब ये k क्या है पहले इसको समझते हैं, पहले तो टाउ एवरेज बता देता हूं। टाउ एवरेज हो जाएगा p जो शियर फोर्स लग रहा है, शियर फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया, शियर फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया। अब देखिए जब आप एवरेज ले रहे हो ना, तो एवरेज का मतलब आप ये एज्यूम कर रहे हो कि जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो एवरेज वाला। बट आपको मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम में आपको क्या करना होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना होगा, पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये जो k की वैल्यू होती है, ये अगर आप ये यूज कर रहे हो इसका मतलब आप टाउ एवरेज मान रहे हो, बट टाउ एवरेज नहीं, टाउ का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है। तो ये जो k की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ k इज 3/2, किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए, फॉर रेक्टेंगल, फॉर स्क्वायर एंड फॉर ट्राइंगल। तो इन तीनों के लिए k की वैल्यू 3/2 होती है, एंड k की वैल्यू 4/3 होती है फॉर सर्कल। सर्कल के लिए 4/3, 4/3 फॉर द सर्कल। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, दैट मींस आपको क्या करना है, k की वैल्यू 3/2 लेनी है, p एवरेज। अच्छा यहां पर देखिए लोड कितना है, शियर फोर्स, शियर फोर्स 5 किलो न्यूटन, तो यहां पर आ जाएगा 5000 का हो गया शियर फोर्स, डिवाइडेड बाय द एरिया। एरिया कितनी हो जाएगी, 10 एंड 20 को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा, तो यहां से 10 इंटू 20, देखिए कितना आ जाएगा ये तो टाउ एवरेज तो आ जाएगा आपका 25 मेगा पास्कल। अब इसमें 3/2 मल्टीप्लाई कर दो, सो ये आ जाएगा 37.5 मेगा पास्कल। ओके, सो ये हो जाएगा आपका टाउ मैक्सिमम, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी टाउ मैक्सिमम।
सो टाउ मैक्सिमम विल बी 37.5 मेगापास्कल। और आपका जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट की जब आप स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्रॉ करोगे तो पी पॉइंट पर नॉर्मल स्ट्रेस तो लग नहीं रहा है, सो पी पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस है। सो ऑन द पी पॉइंट ओनली शियर स्ट्रेस इज देयर, एट पॉइंट पी ओनली शियर स्ट्रेस इज देयर। तो इसकी स्टेट ऑफ स्ट्रेस जब आप ड्रॉ करोगे, when you are going to draw the state of stress, you will get this one। कौन सा मिलेगा आपको? ये मिलेगा। कितना है वैल्यू? 37.5 मेगा पास्कल। दिस वैल्यू इज आल्सो 37.5 मेगा पास्कल। ये पी पॉइंट की स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। एंड दिस पी पॉइंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस, इसको आप बोल सकते हो प्योर शियर। दिस इज कॉल्ड एज प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस, प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस। एंड फॉर दिस केस, दिस इज ए स्पेशल केस। इस केस में आपको पता है कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है वो भी टाउ मैक्स होता है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है वो माइनस टाउ मैक्स के बराबर होता है, और ये सब के सब रेडियस के बराबर होते हैं। ओके, सो दिस इज ए स्पेशल केस अंडर प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस। जो रेडियस ऑफ द मोहर सर्किल होती है वो, ये तो आपको पता ही ना, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल मींस इन प्लेन टाउ मैक्स, इन प्लेन टाउ मैक्स। तो यहां पर इन प्लेन टाउ मैक्स कितना है? 37.5 मेगा पास्कल। सो कौन सा ऑप्शन है? दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी। बात समझ में आई? सो क्या करना है? फ्रॉम द लोडिंग डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। फिर उसके बाद आप एनालाइज करो क्या पी पॉइंट के ऊपर बेंडिंग स्ट्रेस आएगा? नहीं आएगा। क्यों? पी पॉइंट कहां पर है? पी पॉइंट इज एट द न्यूट्रल फाइबर। अच्छा, अगर पी पॉइंट को बॉटम पे ले आओगे, बॉटम पर ले आओगे तो शियर स्ट्रेस नहीं आएगा। पी पॉइंट पर क्या आएगा? बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, पॉजिटिव का। पी पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, ये है ना। क्योंकि ये है हॉगिंग है, तो हॉगिंग का मतलब टॉप फाइबर अंडर टेंशन, बॉटम फाइबर अंडर कंप्रेशन। तो बॉटम कंप्रेशन में आएगा ना, तो बॉटम कंप्रेशन में आएगा। हॉगिंग हो रही है तो बॉटम जो है वो कंप्रेशन में आ जाएगा। अगर आप ये पी पॉइंट बॉटम पे ले आते हो, है ना, तो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट की वजह से हॉगिंग होगी और नीचे ये हो जाएगा आपका बेंडिंग स्ट्रेस निगेटिव का। क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप सभी को, है ना। सो इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं आप। देखो इसकी पोजीशन आगे पीछे यहां पर ले आओ, ये यहां पर ले आओ, ये हमेशा प्योर शेयर में ही होगा, है ना। ये हमेशा प्योर शेयर में ही होगा, है ना। इट विल ऑलवेज रिमेन अंडर प्योर शेयर स्टेट ऑफ स्ट्रेस, बट शेयर फोर्स की वैल्यू चेंज होती जाएंगी। शेयर फोर्स की वैल्यू चेंज होगी मतलब रेडियस भी चेंज हो जाएगा। करेक्ट? तो यहां पर आंसर आ जाएगा 37.5 मेगा पास्कल। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं पहले तो क्या गिवन है इसमें। सो इट इज गिवन a simply supported beam is constructed by welding a rigid beam and a deformable one। एक रिजिड बीम और डिफॉर्मेबल बीम को वेल्ड करके हम लोगों ने यहां पर ड्रॉ कर लिया। करेक्ट? सो जो डिफॉर्मेबल पोर्शन है उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI है, और यहां पर आपका लोड एक्ट कर रहा है P। इस जंक्शन पॉइंट पे लोड एक्ट कर रहा है P। P इज एक्टिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। यहां पर P लोड आपका एक्ट कर रहा है as shown in the figure। so the deflection under the load P is, P के नीचे deflection कितना होगा ये आपको find out करना है। ओके, so you have to find out the deflection under this load P। करेक्ट? अब देखिए यहां पर this portion, इसको पोर्शन नंबर 1 बोल देते हैं। चलिए मैं दूसरी पेन यूज कर देता हूं, मिक्स हो रहा है यहां पर। दिस इज मेंबर नंबर 1, दिस इज मेंबर नंबर 2। मेंबर 1 जो है वो आपका डिफॉर्मेबल है, मेंबर 2 जो है वो रिजिड है ना। मेंबर 2 रिजिड है, तो रिजिड मेंबर का डिफॉर्मेशन तो होगा नहीं, है ना। रिजिड मेंबर का डिफॉर्मेशन तो होगा नहीं। अच्छा, तो अगर इसका डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो एक बात बताइए, विच मेथड इज द बेस्ट सुटेबल मेथड टू फाइंड आउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इस केस में अगर मैं पूछूं कि बेस्ट मेथड कौन सा है, सो द बेस्ट मेथड टू सॉल्व फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इज कैस्टिग्लिआनोस थ्योरम। यहां पर आपको कैस्टिग्लिआनोस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जहां पर लोड लग रहा है वहीं पर आपसे पूछा गया है, तो जस्ट अप्लाई द कैस्टिग्लिआनोस थ्योरम एंड बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। सी पॉइंट सेंटर है जहां पर लोड आपका एक्ट कर रहा है, सी पॉइंट सेंटर है जहां पर आपका लोड एक्ट कर रहा है। करेक्ट? अब देखिए यहां पर दिस पोर्शन इज डिफॉर्मेबल, दिस पोर्शन इज
रिजिड वन, है ना, एक डिफॉर्मेबल है, दूसरा आपका रिजिड है। तो ये हमें पता है कि व्हेन वी हैव टू अप्लाई द कैस्टिग्लिआनोस थ्योरम, जब आपको कैस्टिग्लिआनोस थ्योरम अप्लाई करनी होती है, सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रेन एनर्जी, है ना। आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालना होता है। चलिए इसको मैं एक कलर से ड्रॉ कर देता हूं, और जो आपका रिजिड पोर्शन है उसको मैं रेड से ड्रॉ कर देता हूं, है ना। रिजिड पोर्शन को रेड से ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका रिजिड पोर्शन, दोनों की लेंथ बराबर है, बोथ आर हैविंग सेम लेंथ, है ना, एक रिजिड है एक आपका सॉलिड हो गया। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर हिंज सपोर्ट, और यहाँ पर हिंज सपोर्ट कर देते हैं, और दोनों की जो लेंथ है दैट इज आल्सो गिवन, लेंथ इज गिवन, है ना। दोनों की जो लेंथ है दैट इज एल, दिस लेंथ इज एल, यहां पर आप लेंथ देखोगे दिस इज आल्सो एल, करेक्ट। चलिए लोड कितना एक्ट कर रहा है, लोड इज P, सो व्हाट विल बी द रिएक्शन, सो रिएक्शन हो जाएगा P/2, और यहां पर रिएक्शन हो जाएगा P/2, सो P/2 का रिएक्शन आ गया। अच्छा, नाउ कैन यू डिफाइन द स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है ना। तो अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी को डिफाइन करूं, सो स्ट्रेन एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द मेंबर, एनर्जी stored in the member when the work done by the load P is going to deform that member, समझ में बात। तो अगर आप ये जो P लोड लगा रहे हो, इस P लोड की वजह से मेंबर में जो एनर्जी स्टोर हो रही है, कब, अगर मेंबर डिफॉर्म हो रहा है तब, उस एनर्जी को हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। ओके, सो व्हेन द मेंबर इज गोइंग टू डिफॉर्म एंड द एनर्जी स्टोर्ड अंडर इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेन एनर्जी। सो क्या ये रिजिड पोर्शन डिफॉर्म करेगा, क्या ये रिजिड पोर्शन डिफॉर्म करेगा, नहीं करेगा। ओके, सो अगर ये डिफॉर्म नहीं करेगा तो रिजिड के लिए कोई स्ट्रेन एनर्जी जैसा टर्म नहीं आएगा। ओके, क्योंकि जब डिफॉर्म ही नहीं करेगा तो इसके अंदर कोई स्ट्रेन एनर्जी स्टोर नहीं होगी। सो द स्ट्रेन एनर्जी विल बी स्टोर्ड ओनली इन द AC पोर्शन। ये जो आपको AC पोर्शन नजर आ रहा है, बस यहीं पर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी। Okay, so the strain energy will be stored in the AC portion under this portion, correct. So in case of bending, you know that the expression for strain energy is given by 0 to L mxx का square dx upon 2EI, है ना। चलिए तो बेंडिंग मोमेंट निकाल दीजिए, कहां पर, एट द सेक्शन xx, जो कितने डिस्टेंस पर है, एट ए डिस्टेंस x। ओके, सो यहां से आपका बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा फॉर दिस सेक्शन दैट इज P/2 into x। नाउ यू कैन पुट दिस एक्सप्रेशन, यहां पर आप पुट करिए, दैट इज P/2 into x का कर दीजिए स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय 2EI, करेक्ट। अब यहां से इसको जब आप करोगे तो देखिए जो चीज कांस्टेंट उनको बाहर ले लो, सो p स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये 2 है तो 2 2 4, और यहां से 2 मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा। So p square upon 8EI inside the bracket 0 to L x square dx, ये हो जाएगा आपका स्ट्रेन एनर्जी। सो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 8EI, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x क्यूब बाई 3, दैट मींस L क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर L क्यूब, this will become p square L cube divided by 24EI, this is the strain energy stored in the member, है ना। इस बीम के अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी हो जाएगी, p स्क्वायर L क्यूब अपॉन 24EI। अब आपकी कैस्टिग्लिआनोस थ्योरम क्या बोलती है, कैस्टिग्लिआनोस थ्योरम। ओके, सो कैस्टिग्लिआनोस थ्योरम से हमें क्या पता चलता है, फ्रॉम द कैस्टिग्लिआनोस थ्योरम डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट, जहां पर लोड एक्ट कर रहा है, तो यहां पर C पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, so that is given by the partial differentiation of strain energy with respect to the load acting at that point। तो इस पॉइंट पर लोड कितना एक्ट कर रहा है, P, जो C पॉइंट पर लोड एक्ट कर रहा है दैट इज P, तो ये कर दीजिए। सो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, p स्क्वायर L क्यूब डिवाइड बाय 24EI, ये कितना हो जाएगा, 2PL क्यूब डिवाइडेड बाय 24EI। सो फाइनली ये आ जाएगा आपका PL क्यूब डिवाइडेड बाय 12EI। so this will be the deflection at point C point पर deflection हो जाएगा। okay, so that is given in option B, option B में given है आपका PL cube upon 12EI, this is the deflection under the load P, इस P लोड के अंदर ये deflection हो जाएगा। बात समझ में आई। देखो यहाँ पर लेंथ सेम है, अगर लेंथ अलग होती तो
पार्ट की जितनी भी लेंथ होगी ना आपको उतना इंटीग्रेट करना है। सपोज करिए 2l होता तो आप 0 से 2l इंटीग्रेट करते, ठीक है ना। सो जस्ट सी दिस थिंग, है ना। बस आपको ये देखना है कि जो डिफॉर्मेबल पोर्शन है बीम का उसकी लेंथ कितनी है, वो लिमिट होनी चाहिए आपकी। ओके, सो इन दिस वे यू विल गेट द डिफ्लेक्शन एट दिस पार्ट। तो डिफ्लेक्शन में आपको ध्यान देना होता है कि हर एक मेथड्स के लिए, हर एक मतलब अलग अलग केसेस के लिए कौन सा मेथड सुटेबल होता है, ये आपको चेक करना होगा। ओके, सो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अगर ये वाला केस है सो गो फॉर मोमेंट एरिया मेथड, दिस केस गो फॉर कैस्टिग्लिआनो थ्योरम, है ना। सो अकॉर्डिंग टू दैट विल डिसाइड। ओके, चलिए फिर, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। सो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। सो फॉर देन यू कैन फॉलो मी एट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो ये आपको टाइप करना होगा, सो unacademy.com/@90alok90, यहाँ पर मेरी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी एंड देयर यू कैन फॉलो मी। यू कैन सी ऑल्सो कि हम लोगों ने बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं यहाँ पर। तो अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखने हैं तो आप यहाँ पर जाके पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सो गो एंड सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट द notification, and for instant notification hit this bell icon and use this code, this is Alok S code। अगर आपको स्पेशल क्लास को अनलॉक करना है, if you want to unlock the special classes then use this code, है ना। अगर आपको स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करना है तब आप ये कोड यूज कर सकते हो, that is Alok S। and for the plus and iconic subscription also you can use this code to get the 10% discount। okay, so yes, and most important, share this video with your friends, those who are preparing for GATE and engineering services, है ना। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक, ये सारे लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, एंड करते हैं यहाँ पर सेशन आज का।